चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेक्शन पार्ट ए। देखो फर्स्ट एमसीक्यू, इन कंडक्टिंग वायर ए करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन एंड इन कंडक्टिंग वायर बी प्लेस्ड पैरेलल टू वायर ए करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। भाई बोथ वायर्स आर पैरेलल, एक में करंट पास हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट और दूसरे में वेस्ट टू ईस्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करंट एक पास होंगे तो म्यूचुअली रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। दे विल रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? याद रखो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बिस्मथ जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, गैडोलिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसा यूनिट ऑफ, यहीं पे आपको ध्यान रहे नॉट अ फेरोमैग्नेटिक बोला है बराबर, इसलिए बिस्मथ आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, भाई व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आपको मिल जाएगा डी में। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ इज सिग्मा E dot delta S is equal to Q by epsilon naught, whereas for magnetism Gauss law is sigma B dot delta S क्लोज सरफेस पे, तो वो क्या होता है? जीरो। याद रहे, गलती ना हो। एम्पियर सर्किटल लॉ अलग चीज है भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? B डॉट DL है ना, इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो इसको। तो ये होता है आपका क्या? म्यू जीरो सिग्मा आई, ऐसे कर सकते हो बराबर है। लेकिन सरफेस पे आपको करना है तो कंपलसरी गॉस लॉ जीरो आएगा बराबर है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल B2। हमने पढ़ा था कि दो कॉइल रख के एक में से करंट पास करेंगे, दूसरे में से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और phi2 अपॉन I1 करेंगे। तो हमको पता है phi2 अपॉन I1 इट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू 1। या तो उल्टा भी कर सकते थे कि फर्स्ट सेकेंड कॉइल में से करंट पास करते और फर्स्ट का फ्लक्स फाइंड करते, तो ये 1-2 मिलता है ना। तो यहां पर हमने पढ़ा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम, बोथ इंडक्टेंस आर इक्वल, और फॉर्मूला क्या आया था? दो कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यू जीरो N1 N2 AL, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, याद हो तो। सही है। चलो नेक्स्ट, a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with the speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.3 into 10 to power minus 4 Weber per meter square. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? भाई एक चीज समझ लो, वायर को आपने रखा है हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बराबर है। मान लो कि ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, तो अपने वायर को ऐसे रखा। फॉलिंग मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो हम यूज कर सकते हैं मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला BVL। ये फॉर्मूले में BVL तीनों म्यूचुअली क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। और यहां पर वायर कैसे है? ईस्ट वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? साउथ नॉर्थ। और फॉलिंग मतलब नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है वेलोसिटी, तो तीनों परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 0.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, स्पीड 5 है और लेंथ कितनी है? 10। 15 वाला आंसर आएगा। ओ 2-3 है ऐसे, तो फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वॉल्ट। इसको 1.5 मिली वॉल्ट बोल सकते हो। सही है बच्चों। नेक्स्ट, the SI unit of time rate of change of magnetic flux, time rate of change of magnetic flux by according to Faraday's law, इसको मैं नेगेटिव बोलूंगा तो ये EMF हो गया, और EMF मतलब कौन? ये वोल्ट आ गया। सही है। कहां पर ऐसा आंसर? तो आंसर आएगा वोल्ट। Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100 tons coil of area 0.1 meter square. The coil rotates at half a revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? देखो हमने पढ़ा था जब दो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जब को कॉइल घूमेगी, यहाँ पे एसी जनरेटर का प्रिंसिपल,
तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एन ए बी ओमेगा, कॉस या साइन लगा सकते हो यहाँ पे। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ क्या मिलेगा, एन ए बी ओमेगा। सही है, तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, हाँ, लेकिन ओमेगा आपके पास नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं फ्रीक्वेंसी में, 2 पाई न्यू। अभी सोचो बच्चों, कॉइल रोटेट्स हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन, बट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है ना? हाँ, तो यहीं पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1/2, क्योंकि 1 सेकेंड में हाफ रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। चलो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, एरिया कितना है 0.1, बी कितना है 0.01, तो पाई को ले लेते हैं 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपको दी है 1/2, 1/2 1/2 कैंसल, 3.14 वाला आंसर आएगा, लेकिन सभी वही है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, इसने इसको काटा तो ये आपका आ गया 0.314 वोल्ट। कहाँ पर है ऐसा, 0.314 वोल्ट। 9. A wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with the speed of 2 revolutions per second in a plane normal to the horizontal component of the Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4, मतलब magnetic field 0.4 into 10 to power minus 4 Tesla at the place, what is the induced EMF between axle and the rim? देखो, हमने पढ़ा था ये वर्टिकल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक व्हील रखते हैं जिसमें स्पोक्स लगे हुए हैं, कितने, 10, जितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो कि ये है और ये घूम रहा है, ये रोटेट हो रहा है। मान लेते कि हर एक स्पोक की लेंथ कितनी है, एल, या तो उसको रेडियस बोल देता है जो उसकी लेंथ हो जाएगी। ये ओमेगा जितनी स्पीड से घूम रहा है, तो उसका ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है हमको। क्या हमने प्रूव किया था न्यूमेरिकल्स में, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे उसकी जो रेडियस होगी वो लेंथ के बराबर ही होगी, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देते हैं। सही है, चलो 1/2 मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, 0.4 इंटू 10 टू पावर 4 टेस्ला, है ना? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, भले एच लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा क्या चाहिए, रेडियस। भाई जो उसकी लेंथ है 0.5 मीटर, उसके बराबर होगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 का स्क्वायर, ये उसकी लेंथ हो गई। ओमेगा आपको फाइंड करना है। भाई ओमेगा कौन दिया है, देखो स्पीड आपको दी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। भाई रिवॉल्यूशन थोड़ी चलता है, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिवॉल्यूशन का रेडियस करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, 2 पाई इंटू 2 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो चलो यहाँ पे रखे 4 और पाई को बोल देते हैं 3.40। यहाँ पे कट करेंगे तो ये हो गया 0.2, 0.25 इंटू 4, 0.25 इंटू 4, तो ये 1 हो जाएगा। याद रखना ये 1/2 बोला जाता है, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 4 निकल गए। और इसको करोगे तो क्या आंसर आया, ये एक यहाँ का देखो पावर में ऐसे सेट करना है, तो यहाँ पे सेट करूँगा तो 0.628 इंटू 10 टू पावर -4 वोल्ट। कहाँ पर है, नहीं है, तो एक काम करेंगे, एक पॉइंट कवर कर लेंगे तो ए आंसर हो जाएगा सेटल। सही है, 6.28 इंटू 10 टू पावर -5 वोल्ट। सही है, सही है। 10. In an ideal step-up transformer used in an X-ray machine, input voltage is 240 वोल्ट। भाई प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है 240 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज इज 480 किलो वोल्ट। आउटपुट मतलब सेकेंडरी का 480 किलो वोल्ट। सही समझना, यहाँ पे 10⁻³ आएगा। इफ देर आर 100 टर्न्स इन प्राइमरी, भाई प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं 100, और सेकेंडरी एंड अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ पे करंट भी आपको दे दिया है 10 एम्पियर। सही है। व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, अभी आइडियल वर्ड यूज किया है, आइडियल। आइडियल में हमको एक चीज पता होनी चाहिए, आउटपुट का पावर किसके बराबर होगा, इनपुट के बराबर।
और इनपुट में क्या भाई, इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का करंट। तो इनपुट में वोल्टेज आपको दिया है 240 और करंट भी आपको 10 दे दिया है शायद, या तो यहां पे क्या हो जाएगा 2400 वॉट। कहां पर आया ऐसा आंसर, ये आंसर आपका आ गया सी में। सही है बच्चों। नेक्स्ट 11 in a series RLC AC circuit at resonance for the resonant frequency omega 0 impedance of the circuit। impedance का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर अंडर रूट। सही है, लेकिन जब रेजोनेंस होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंपीडेंस आपका Z किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो आपका आंसर यहां पे डी बैठने वाला है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। चलो ये देख लेते हैं, ये करेक्ट इक्वेशन है, सही है भाई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लोज लूप पे, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है ये। इसकी बात करेंगे, क्या ये सही है? तो चलो, ये कौन है बच्चों, E डॉट डी एल। ई डॉट डी एल मतलब कौन, हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको EMF बोल सकते हो। और ये जो है हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू EMF। तो ये भी सही है। यहां पे देखते हैं इंटीग्रेशन B डॉट डी ए मतलब सरफेस इंटीग्रेशन करने वाला है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हमको देने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। तो ये बात यहां पे गलत है, ये आपका गलत है, इसलिए हमारा आंसर ये है। हमको कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको फाइंड करना था, तो अपना आंसर ये आ गया। बाकी ये आंसर भी सही है, ये एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है, सही है, याद रखना। इसको सही करना होता तो क्या होता, जो म्यू 0 आई कब होगा, याद रखना B डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। लेकिन यहां पर डीए लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और एंटायर क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, 0, याद रखो। नेक्स्ट 13 a plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in a free space along the x direction at particular point in a space and time E is equal to 6 j cap volt per meter. What is the magnitude of B at this point? So B is equal to E by C. चलो ये 6, C कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 टेस्ला। सही है, सही है। चलो नेक्स्ट, मतलब आपका आंसर कौन बैठेगा, ए वाला। 14 zircon is a transparent material used in a jewelry shop, jewelry instead of diamond as it is cheap. The refractive index of diamond and zircon is 2.419 and 1.923 respectively. When a ray of light enters from L to zircon, find the speed of light in a zircon. by स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, C by N. N is the refractive index of medium. C कौन है, स्पीड इन अ वैक्यूम, 8 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 8। और कहां पर जिरकॉन की बात हो रही है, तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा 1.923। सही है, ये 1. क्या आएगा, 5 के आजू बाजू कुछ आने वाला है शायद, देख लेते हैं। 1.56 आएगा, चलो ना भाई 1.56। देखो इसको 2 मान लोगे ना, इसको 2 मान लोगे, 2, तो ये 3/2 मतलब 1.5, लेकिन ये 2 से थोड़ा छोटा है, तो ये 1.5 से थोड़ा बड़ा होगा। सही है, आप ऐसे लगा सकते हो अंदाजा। सही है। नेक्स्ट 15 A small telescope has an objective length of focal length 144. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मतलब FO and the eyepiece of focal length 6, ये आपको दिया है FE. What is the magnifying power of the telescope? Magnifying power of telescope M is equal to FOE upon FE. ये 144 है और अपॉन ये 6, तो आपको ये मिल जाएगा 24, एकदम इजी। यूनिट देख लेना, कई बार यहाँ पे यूनिट में घपला किया होता है उन लोगों ने,
तो यूनिट चेंज ना हो जाए। 16 double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length is to be 20 centimeter? चलो ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस r, बरोबर। चलो आगे, दोनों 20-20 हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोल देंगे तो ये हो गया 1.55 और इसका n1 इज इक्वल टू 1, इसका n1 इज इक्वल टू 1। अभी यहां पे लिखेंगे तो 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या हो गया भाई, n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमको फोकल लेंथ कितनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ चाहिए, तो चलो यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन 20, n2 कितना 1.55 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन r तो हमको फाइंड करना है, लेकिन जब यहां से घुसेंगे तो ये कॉन्वेक्स सरफेस आई तो प्लस लेंगे, और जब अंदर घुस गए तो कॉनकेव सरफेस आई तो यहां पे माइनस r आ गया, तो यहां पे 1/20, यहां पे 0.55 इंटू 2/r, तो यहां पे सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 22 वाला आंसर आएगा, सही है, 22 सेंटीमीटर, सही है ना। ये 11 1.1 हो जाएगा और ये 0 कट जाएगा तो 11 टू 22, सही है। 17 A polaroid sheet P2 is rotated between two crossed polaroid P1 and P3. If theta is the angle between pass axis of P1 and P2, the transmitted intensity is maximum for theta. याद रखो चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 2 है, दो क्रॉस्ड पोलराइड थे, ये इसकी पोलराइजिंग एक्सिस, ये इसकी पोलराइजिंग एक्सिस मतलब पास एक्सिस, और तीसरा जो हमने रखा वो ये दोनों के बीच में रखा ऐसे, याद आया कुछ। चलो ये पास एक्सिस इसकी है P1 की, ये P2, ये P1 की है, ये P2 की बोल दो, और ये P3 की है। ये एंगल सपोज कोई इंस्टेंट पे थीटा है, ये किसकी पास एक्सिस है, P2 की, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों की पास एक्सिस, तो ये एंगल जो थीटा बनाएगा तो ये एंगल बनने वाला है 90 माइनस थीटा, है ना, बराबर है बच्चों। तो चलो हमने यहां से पढ़ा था, सपोज यहां पे जो इंटेंसिटी है I0 या तो I बोलते हैं, जब यहां पे आएगी तो इंटेंसिटी इससे हाफ हो जाएगी। मान लो कि यहां से कंप्लीटली अनपोलराइज्ड लाइट यहां से इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां पे इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी, और सारे ई वेक्टर्स इसकी पास एक्सिस को पैरेलल होंगे, लेकिन जो इस सेकंड पोलराइड पे इंसिडेंट होंगे तो वो सारे थीटा एंगल बनाते होंगे, तो जब यहां से ई वेक्टर्स निकलेंगे उनकी इंटेंसिटी होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, सही है कि नहीं, सही है। और जब ये ई वेक्टर्स थर्ड पोलराइड पे इंसिडेंट करेंगे तो एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो यहां पे क्या बनने वाला है, I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ऐसे एक बार लिखता हूं, cos स्क्वायर 90 माइनस, मालस लॉ हमने अप्लाई कर दिया यहां पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको बोल देते हैं sin स्क्वायर थीटा। फिर हमने पढ़ा था कभी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चाहिए, एक में कन्वर्ट करना है, तो हम साइन के फॉर्म में लेके आए थे। मैं यहां से 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, मैंने यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो नीचे 8 हो जाएगा, तो यहां पे I0/8 ये हो गया sin स्क्वायर 2 थीटा। अभी समझो, मुझको इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है, इंटेंसिटी क्या करनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी करनी है, तो सिंपल चीज है यार, ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम के लिए साइंस की वैल्यू sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। साइन कहां पे 1 होता है, π/2 पे 1 होता है, और थीटा क्या मिल जाएगा, π/4, तो यहां पे आपका आंसर आने वाला है 45। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। चलो
नेक्स्ट 18 टू कोहेरेंट सोर्सेज वाइब्रेटिंग इन अ फेज, मतलब कोहेरेंट सोर्सेज है, फॉर एन आर्बिट्ररी पॉइंट wherever the path difference is this constructive interference occur। पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा था पाथ डिफरेंस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू एन लैम्बडा। कहां पर है ऐसा आंसर, तो ये रहा डी। 19 फाइंड द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन whose momentum is equal to the momentum of photon of wavelength 500 नैनोमीटर। देखो हमको मोमेंटम चाहिए किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, फोटोन के मोमेंटम के बराबर, फोटोन के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, तो यह डायरेक्ट मोमेंटम ही लिखते हैं फिर, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा mv, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और फोटोन का मोमेंटम हम जानते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। ओके, तो ये तो सिंपल हो गया बच्चों। आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वी ई इज इक्वल टू यहाँ पे एच अपॉन लैम्बडा है ना, एम लैम्बडा। एच कौन है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, एम कौन है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और कितना चाहिए 500 नैनोमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो आप यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो ये 0.145 आप कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 6 है और ये 45, 1/7 के अराउंड कुछ आएगा, तो 0.143 जैसा कुछ होगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 10⁴ हो गया। चलो इसको क्लियर करें, तो 4 पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा 1455 मीटर पर सेकेंड, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1.455 किलोमीटर पर सेकेंड। फिलहाल आंसर यही आएगा, यहाँ पे किलोमीटर है इसलिए मैंने आपको शो किया कि भाई किलोमीटर में 1.455 आएगा, सही है। नेक्स्ट 20 द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। ये आपको दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल। What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? अरे यार सिंपल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट E। V नॉट कौन है 1.5 वोल्ट और EV आ गया क्लियर। कहां पर ऐसा आंसर, ये रहा। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है, इसलिए ये मानो कि जूल में पूछ लेते 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, तो ये 2.4 हो जाता, सिंपल चीज है। 21 द डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन कौन है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो उसको बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी मतलब कौन, m1L2T माइनस 2, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा C, डायमेंशनल फॉर्मूला। 22 फॉर अ गिवन मेटल द कंडीशन फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल चीज है, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन चाहिए तो इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। हाँ तो सिंपल चीज हो गया, इंसिडेंट एनर्जी h न्यू और वर्क फंक्शन h न्यू 0, तो h मस्ट बी ग्रेटर सॉरी न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू न्यू 0। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका रेसिप्रोकल c से डिवाइड करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करके c से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा मिलेगा उसका उल्टा ये। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होना चाहिए यहां पे, देखो तो बच्चों यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे वर्क फंक्शन के फॉर्म में हमको चाहिए। ओके, तो इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू भी चलेगा, यहां पे इक्वल टू है नहीं तो न्यू इज ग्रेटर देन 50 अपॉन h। कहां पर है ऐसा आंसर, तो आपको मिल जाएगा डी में। 23 व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास। देखो भाई मास m दिया है और स्पीड v दी है, तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h क्या है 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन मास क्या है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और ये 2.2, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 से 3 कट हो जाएगा ना, तो 3 और माइनस 25,
कितना आंसर आ जाएगा? सही है, तो आपका आंसर बैठेगा बी। 24. The ground state energy of hydrogen atom is -e. What is the kinetic energy of the electron in this state? में देखो, हमने पढ़ा था कोई भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी K है और पोटेंशियल एनर्जी U है, तो इनका रिलेशन ये रहा, ये हमने पढ़ा था। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी दी है? -e। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी होगी -e। तो यहाँ पे E हो जाएगी, जितनी उसकी टोटल होगी नेगेटिव में उसकी पॉजिटिव आपकी काइनेटिक हो जाएगी। 25. इन केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज 0 फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंगल। ये टारगेट न्यूक्लियस था, हमने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे इंसिडेंट किया, और जीरो इंपैक्ट पैरामीटर किसको बोलेंगे? जिसकी वेलोसिटी लाइन सेंटर से पास होगी। तो ऑब्वियसली ये हेड ऑन कॉलिजन करेगा, और हेड ऑन कॉलिजन करेगा तो वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। आपको सिंपल क्लियर होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। 26. The energy required to excite an electron in hydrogen atom to its first excited state. First excited मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सी? सेकेंड, है ना। तो हमको उसको भेजना कहां पर है? फर्स्ट ऑर्बिट में भेजना है। कहां से भेजना है? ग्राउंड स्टेट से। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है? देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला आप वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करके उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे 13.6 EV मिलेगा, और वहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2, तो ये -0.34 EV मिलेगा, -3.4 EV। तो जब दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको एनर्जी क्या मिलेगी? 10.2 EV। याद रखो, फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी नेगेटिव एनर्जी थी, सेकेंड ऑर्बिट में भेजना है तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। मतलब आंसर क्या आएगा? 10.2। सही है। नेक्स्ट 27. द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 स्टेबल स्टेट एज पर बोहर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई रेडियस की बात हुई है तो रेडियस डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर एज r प्रोपोर्शनल टू n²। सो फर्स्ट 3 r1 r2 r3, तो 1:4 कैसे भैया पता चला? नहीं पता चला तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1:4:9। ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर। भाई ड्यूटेरियम कौन है? ड्यूटेरियम कौन है? ये है 1H2, और ट्रिटियम कौन है? 1H3। भाई दोनों हाइड्रोजन के ही एटम्स है। कैसे? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है ना, और एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। क्या होंगे? आइसोटोप्स। सही है, सही है। फॉर न्यूक्लियस ऑफ विच एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? आयरन की, Fe, है ना। Fe आयरन भी लिख सकते हो या उसको लिख सकते हो Fe 2656। सही है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। यूरेनियम 92-235 प्लस ये, चलो यहां पे यूरेनियम 92-236, तो यहां पे आपको करना है ये बेरियम 56144 है प्लस, और यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 1 है। चलो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं Z बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ। वैसे तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता चल ही जाना चाहिए, लेकिन मान लो कि हमको पता नहीं है तो हम बैलेंस कैसे कर लेते हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को कंपेयर कर देते हैं। तो ये हो गया 92, ये हो गया 56 प्लस इसका Z हो गया, और 3 × 0 मतलब ये तो 0 हो गया, तो Z आपको मिलने वाला है 36। सही है बच्चों। चलो Z आपको 36 मिल गया। अभी ऊपर की बात करेंगे एटॉमिक मास की, तो ऊपर कौन है? 236।
इसमें कौन है बच्चों 144, एटॉमिक मास कितना A, और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन हो जाएंगे 3, सही है सही है। तो यहाँ पे आप करोगे तो 89 आएगा शायद, ये क्या आने वाला है 89, सही है ना बच्चों। तो ऐसा कौन आंसर है जिसमें Z 36 है और A 89 है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन सब्सटेंस इफ एनर्जी इक्विवेलेंट इज 9 into 10 to 13 joule, the mass of substance converted into energy E is equal to mc square. When m mass gets converted into energy, total energy released is E is equal to mc square. So the mass is equal to E upon c square. What is energy? 9 into 10 to 13. C क्या होगा 3 into 10 to power 8 का स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा कितना -3 kg 1 ग्राम, सही है। The atomic mass unit is defined as 1/12 of mass of carbon 612. Carbon 612, ये तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। 33, select the correct pair of compound semiconductors from the pair given below. सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों तो प्योर सेमीकंडक्टर है, सही है, प्राइमरी सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। यहां पर ये आपका कंपाउंड है लेकिन साथ में देखो प्योर है, मतलब ये पेयर नहीं बनेगी, है ना, मिसमैच हो रहा है थोड़ा। यहां पर भी सेम चीज है, ये प्योर है ये कंपाउंड है, लेकिन इसको देखेंगे आप तो यहां पर देखो दोनों कंपाउंड है, गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम सेलेनाइड, वो आपको क्लियर होना चाहिए। 34, एनर्जी गैप Eg of metal is then insulator. ओके भाई, किसकी बोलिए मेटल की, तो मेटल की तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, कई बार तो ओवरलैपिंग होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ इंसुलेटर, सही है। 35, द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ कैपेसिटर अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल्स पैरेलल टू लोड RC ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। समझते हैं बच्चों, ये रेक्टिफायर आपका ये कौन है, रेक्टिफायर है ना। यहां से आपने क्या दिया, यहां से आपने AC दिया, ये आउटपुट है, लेकिन यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको सिर्फ DC मिलेगा, लेकिन साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको पल्सेटिंग फॉर्म में मिलेगा, मतलब वेरिएबल DC के फॉर्म में मिलेगा, जहां पे डायरेक्शन भले चेंज ना हो लेकिन वैल्यू तो चेंज हो रही है, मतलब देयर आर सम AC कंपोनेंट स्टिल आर देयर इन दिस आउटपुट वोल्टेज, तो उनको रिमूव करना है। तो हमने क्या किया कि जो लोड रेजिस्टेंस था उसको पैरेलल में हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, मतलब एक RC सर्किट खड़ी कर दी, तो हमको जब यहां से मिलेगा तो ऑलमोस्ट यहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट या वोल्टेज मिलेगा, सही है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि व्हाट RC सर्किट डू, तो यहां पे RC सर्किट क्या करेगा, जो इसी कंपोनेंट्स है उनको दूर करेगा। कहां पर ऐसा, टू एम्पलीफाई वोल्टेज गलत, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज वो भी गलत, टू कन्वर्ट AC इंटू DC नहीं भाई, ये तो इसने करवाया, टू फिल्टर आउट AC रिपल एंड गिव अ प्योर DC वोल्टेज, मतलब आपका आंसर कौन आएगा बच्चों, D आएगा। नेक्स्ट 36, इन एन अनबायस्ड PN जंक्शन, अनबायस्ड का मतलब क्या कि आपने अभी उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम P रीजन टू N रीजन बिकॉज ऑफ, देखो एक सिंपल चीज शो करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, ये PN जंक्शन था, ये N बोलते थे, इसको P बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ कुछ माइनॉरिटी होल्स भी है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हो गए पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी के, यहाँ पे नेगेटिव आयंस हो गए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के, और यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है और यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। हमने अनबायस्ड रखा है, तो जैसे आपने करा था तो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था, N में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, P में होल थे, तो विदाउट एनी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को कोई ड्रिफ्ट नहीं मिलने वाला है, तो जो भी होगा वो किसके कारण होगा, उनके एनर्जी लेयर्स के बीच के एनर्जी डिफरेंस के कारण, और उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्यों, तो यहां पर डेंसिटी किसकी ज्यादा थी, होल्स की, और यहां पे किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो जब ये दोनों का जंक्शन बनाएंगे तो वो अपने हाई डेंस पार्ट से
लो डेंसिटी की तरफ जाएंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जहां पे हाई है वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ये गलत है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, अरे भाई अनबायस्ड है तो पोटेंशियल है ही कहां पे। होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजियन, ये सही लग रहा है, तो आपका आंसर आएगा सी। सही बच्चों। 37, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this much, 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from wool to polythene. सिंपल चीज यार, Q इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है NE, चार्ज कितना है, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं, 3.2 into 10 to power minus 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, सो n आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 12, एकदम इजी, इससे इजी तो कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 38, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डिस्टेंस r greater than a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए कहां पे, इक्वेटर पे अपॉन एक्सिस पे। तो इक्वेटर पे क्या होगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करना है तो यहां पे कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, यहां पे करेंगे तो 2 के पी अपॉन आर क्यूब, तो ये हो गया 1/2, सिंपल। सही है बच्चों, डिस्टेंस हमको सेम रखना है, यहां पर भी r था, यहां पर भी r डिस्टेंस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है तो आपका आंसर आएगा 1/2, रट मत लेना। एक और क्वेश्चन भी है, एक दूसरा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, दूसरा, जिसमें यह बोला जाता है कि भाई कुछ डिस्टेंस पे, मतलब इक्वेटर पे r1 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही डिस्टेंस, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड R2 डिस्टेंस पे एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो वो कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करना है कि नहीं कि रेशियो लेना है। तो इक्वेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेम होगा, तो यहां पे आएगा Kp अपॉन R1 क्यूब और यहां पे आएगा 2 Kp अपॉन R2 क्यूब, यहां पे रेशियो आप उठा सकते हो, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/2, और इसका क्यूब रूट निकाल के आप आंसर ये लिख सकते थे, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना हो। तो यहां पे डिस्टेंस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आपको फाइंड करना है। सही है, सही है। 39, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitively long straight uniformly charged wire at perpendicular distance r is, भाई चार्ज वायर है और उससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पता है, जो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। 40, टू 4 point charges plus 5 microcoulomb, minus 2 microcoulomb, 5 microcoulomb and D minus 2 microcoulomb are located respectively at center of corners of square ABCD of 5 centimeter. What is the magnitude of force on charge minus 1 microcoulomb placed at the center? अरे सिंपल यार, जीरो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, और सेंटर पे भी आपने एक चार्ज रखा है। लेकिन समझ लो बच्चों, ये और ये चार्ज दोनों के बीच में जितना रिपल्शन ये करेगा उतना ही ये करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये जितना अट्रैक्शन करेगा इसको उतना भी ये भी करेगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बराबर, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। ओके, नेगेटिव चार्ज था, बट नेगेटिव है तो ये उसको अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों रिपेल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 41, when an electric dipole having dipole moment P is placed in an uniform electric field E at an angle of theta, the torque acting on the dipole, torque is equal to, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P क्रॉस E। 42, figure A and B show the field lines of a positive and negative charge respectively. The sign of potentials
डिफरेंस VQ माइनस VP एंड VA माइनस VB रिस्पेक्टिवली आर। समझना एक चीज बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, याद रखना ये पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और मैं यहां पे एक डी भी लिख देता हूं, ध्यान रहे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो V डिक्रीजेस, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाँ, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि D का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट साइड में सबसे दूर है। फिर आएगा A और B, और A और B का सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। और सबसे कम पोटेंशियल होगा C का, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा है। सही है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो हमको सिंपल चीज पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हाँ, तो चलो यहां पे लिखे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे है, देखो ये रहा, और Q यहां पर है, P यहां पर है, तो ऑब्वियसली VQ इज ग्रेटर देन VP होगा। और सिमिलरली यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड, तो B आपका यहां पर है, A आपका यहां पर है, तो यहां पर भी क्या होगा, VB जो होगा वो बड़ा होगा और VA छोटा होगा। तो VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, ये बड़ा है ये छोटा है, तो VQ माइनस VP इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। और यहां पर करेंगे तो VA माइनस VB, कौन बड़ा है, VB बड़ा है, देखो भाई सही है ना, ओके, VB बड़ा है, हमको यहां पे उल्टा पूछा है, तो सिंपल चीज, VA कौन है, छोटा है, VB बड़ा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कहां पर ऐसा देख ले फिर से एक बार, कोई गलती तो नहीं कर रहे ना। VQ माइनस VP, Q का ज्यादा होगा, P का कम होगा, तो पॉजिटिव आएगा। A का कम होगा, B का ज्यादा होगा, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। भाई इसको क्या लेना देना, हमको यहां पे बोल दिया है एनर्जी डेंसिटी। जो डेंसिटी बोल दिया है उसका मतलब क्लियर हो गया कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कौन है बच्चों, तो जूल, और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला करते तो m1 L2 T माइनस 2, और ये हो गया L3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2। बच्चों ये कौन है पता है, प्रेशर। तो यहां पर हम करेंगे, आंसर आएगा B। आपको ऑप्शन में ये भी पूछ सकते कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसको इक्विवेलेंट है, तो वो आएगा प्रेशर। 44 The resistance of two conducting wire of length L and area of cross section A is R. Okay. When this wire is stretched uniformly to double the length, the new resistance of the wire will be. वैसे तो R का फॉर्मूला क्या है, रो L अपॉन A, लेकिन जब उसको स्ट्रेच करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, मेल्ट करके रिमोल्ड करेंगे, वो सब करेंगे, तो उस केस में हम लेते हैं R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। कैसे, आपने उसको स्ट्रेच किया, उसको मेल्ट करके दोबारा बनाया कोई नया वायर, तो वो सब केस में वॉल्यूम सेम रहेगा, और वॉल्यूम सेम रहेगा तो एक काम करता हूं मैं, उसको ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो ये हो गया रो L स्क्वायर और नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, लेकिन R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और आपने उसकी लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी, आपने लेंथ डबल कर दी, तो नया रेजिस्टेंस R डैश बोल देता हूं अपॉन R, तो यहां पे L डैश अपॉन L का स्क्वायर। ये डबल लेंथ हो गई पहले से, उसका स्क्वायर, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चों, क्या आएगा 4R। सिंपल चीज, सिंपल चीज। नेक्स्ट, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी की किसकी, सेमीकंडक्टर की, अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये क्या होगा, क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कंडक्टर की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपका न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो रेशियो फाइनली तो डिक्रीज ही रहेगा। सही है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। चलो हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात करेंगे। भाई ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए नहीं तो, अरे मैंने मोबिलिटी दिमाग में क्यों सोचा। चलो सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था NEVD। अरे क्या कर रहा हूं मैं, अरे
J इज इक्वल टू एन ई वी डी। एक हमारे पास कहाँ पे फॉर्मूला, चलो एक फॉर्मूला यहाँ से लेंगे, दूसरा I अपॉन ए कर देते इसको, एन ई वी डी। तो देखो वी डी इज इक्वल टू हमको एक तो ये मिल जाएगा I अपॉन ए एन ई। चलो तो ये फॉर्मूला तो है, मतलब ये आंसर आपका नहीं आएगा। दूसरी बात करते हैं, बट ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। क्यू चार्ज को ई जितने फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे बना दोगे और इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इनटू टाउ, ये भी है। चलो तीसरा, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से सब्जेक्ट बना दोगे तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये भी है। तो कौन सा नहीं होगा, सिंपल ये नहीं होगा, बराबर है, याद रखो। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ 5 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। देखो देखने में तो फील क्या आ रहा है, ये व्हिस्टन ब्रिज है, लेकिन क्या व्हिस्टन ब्रिज है लेकिन बैलेंस में है क्या? ये रेजिस्टेंस है, इसका रेशियो ले लेंगे तो 2/3, अरे सॉरी 2/6 इज इक्वल टू 1/3, और यहां पे करेंगे तो 4/12, ये भी हो गया 1/3। तो ये तो बैलेंस कंडीशन में है, जो बैलेंस कंडीशन में है तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से करंट कितना जाएगा, 0। सही है बच्चों, 5 ओम में से पूछा है ना, 5 ओम में से, तो यहां पे 0 हो जाएगा। 48, when the number of tons in a galvanometer is doubled, its voltage sensitivity। चलो वोल्टेज सेंसिटिविटी का पहले तो फॉर्मूला आपको डिराइव करके शो करता हूं। हमने क्या पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर में टॉर्क कितना लगता है, NIAB, और वो किसको बैलेंस करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क K5 को। तो phi अपॉन I, इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। phi अपॉन I इज इक्वल टू NAB, और K को मैं नीचे ले आता हूं, N नंबर ऑफ टर्न, A क्रॉस एरिया ऑफ लूप गैल्वेनोमीटर कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड, और K उसका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो यहां पर phi अपॉन I डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, लेकिन हमको तो चाहिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो मैं काम करता हूं, नीचे वोल्टेज लाने के लिए यहां से R से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां से भी R से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो गया वोल्टेज। तो phi अपॉन V, सही है। चलो तो यहां पर किस पे नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या किए, नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल किए, तो ये भी आपको डबल मिलेगा। सही है बच्चों, सही है। 49, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज, मैग्नेटिक मोमेंट भाई M का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, NIA, है ना, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कहां पर है, तो ये रहा C आंसर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो LA1 और L2 हो जाएगा, सिंपल। 50, अ सोलेनॉइड हैज 1000 टन्स पर मीटर, मतलब ये कौन है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। करंट फाइंड करना है, फिर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं B इज इक्वल टू μ0 B कितना है, 6.28 इंटू 10⁻³ ये कौन है बच्चों, 4 इंटू 10⁻7 नंबर ऑफ टन्स, 1000 मतलब 10⁻³ इंटू I। ये आप कट करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो I को सब्जेक्ट बना दोगे तो ये 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 20/4, मतलब ये 5 एम्पियर आपका आंसर आ ही जाएगा। सही है, तो आपको आंसर मिला B। चलो नेक्स्ट, ओके 50 हो गए, अभी पार्ट B गिनने वाले हैं।